Hello, warriors. Welcome back to Math and Myth. We are here with the next chapter called Logarithm. I hope you have enjoyed the previous classes on elementary mathematics. और अभी भी अगर आपने नहीं देखे हैं वो lectures तो ऊपर आए बटन में आपको मिल जाएंगे. And if you are new to this channel, this is needless to say, go subscribe, hit the subscribe button and also press the bell icon so that you never miss an update. ठीक है. Before moving forward, some information again. If you want to connect to me in any way, I'm available on email addresses and Instagram. ठीक है, मुझसे बात कर सकते हो यार. देयर इज इन 24/7 टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पे जाके ज्वाइन करो सो दैट आपको अलग अलग क्वेश्चंस मिले, अलग अलग कोई भी अपडेट वहाँ पे भी आएगी सही और आप मिस नहीं करें. और किसी भी तरीके का अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस अगर आपको कहीं और भी पढ़ रहे हैं तो उसके क्वेश्चंस अगर आप नहीं कर पा रहे सॉल्व, so you can just post those questions and get the answers. Apart from that, I'm always available on Facebook, Twitter and YouTube, of course. So subscribe on the YouTube channel, like this video, like previous videos as well, see them and share those videos as well. यार क्या है ना, हम बहुत बार क्या होता है, हमें अच्छा लगता है हम लेकिन दूसरों को नहीं बुलाते. क्यों नहीं बताते हैं? बताना चाहिए. ठीक है, इट विल इंक्रीज द पेयर टू पेयर लर्निंग. आई ऑलवेज फोकस ऑन कि यार किस तरह से हम पेयर टू पेयर लर्निंग को बढ़ा सकते हैं. ठीक है, उससे क्या होगा, सी व्हेन यू आर सीइंग विद योर ओन माइंड इट्स ओके, यू कैन हैव अ परसेप्शन, इट्स ग्रेट. बट व्हेन यू आर स्टडिंग विद पेयर्स, जब तुम सच में पढ़ रहे हो और अभी तो बहुत अच्छा टाइम है, तुम्हें टाइम वेस्ट भी नहीं होगा. यू नो, एक डिस्टेंस पे हो तुम, आके ज़्यादा क्लब भी नहीं हो पाओगे एक साथ अभी पढ़ने के लिए सबसे अच्छा टाइम है ऑनलाइन पेयर टू पेयर लर्निंग के साथ. वाई? बिकॉज व्हेन यू शेयर योर थॉट्स ऑन लर्निंग या फिर तुम कोई क्वेश्चन सॉल्व करना तो उसका अलग अप्रोच मिल सकता है. तो नीचे जाओ, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करो यार, और नीचे जितने भी लिंक्स हैं वहाँ पे मुझे जाके फॉलो करो. सेंड मी अ फ्रेंड रिक्वेस्ट ऑन फेसबुक एंड ऑल्सो ट्विटर. सी फॉलो मी ऑन ट्विटर सो दैट यू कैन गेट ऑल द न्यूज़ अपडेट्स for JEE mains, for JEE advanced, different exams other than JEE. You know, हम सिर्फ यही सोच के चलें कि अगर मैं आपको बता दूं तो यार आपको पता ही है 80 to 90% लोगों का सिलेक्शन ही नहीं हो पाता है. वाई? सिर्फ IIT को लेकर अगर हम बैठे रहेंगे, हो सकता है हम बिल्कुल ये तो रहना ही नहीं है कि यार हमें वहाँ नहीं जाना है. ऑलवेज एम फॉर द हाइएस्ट. बट सी यू शुड हैव डिफरेंट पेपर्स अलाइंस एज वेल. हाँ, कि क्या करना है कि यार ये भी पेपर दे दो, ये भी पेपर दे दो, ये भी पेपर दे दो, सो दैट आपके पास जब आप बाद में बैठे हो तो आपके पास किसी भी तरीके की कोई चॉइस की कमी ना रह जाए. ठीक है, तो आई वुड से ऑलवेज प्लान कि यार ये नहीं तो ये कब. तो इन सब चीज़ों के लिए गो ऑन ट्विटर एंड फॉलो मी. ठीक है, ऑल द न्यूज़ थिंग्स. टेलीग्राम पे भी मैं ये सब बताता रहता हूँ. अभी जो हमारे सैटरडे सेशंस रहेंगे, ट्यून इन फॉर दोज, बिकॉज उसमें मैं यही चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ कि उसमें बुक्स आपको कौन सी प्रिपेयर करनी चाहिए, मटेरियल कौन सा होना चाहिए, कौन से कॉलेजेस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, एंड मैनी मोर सेशंस विद द रियल पीपल हु आर इन IITs, NITs, बिट्स और मे बी समवेयर एल्स. ठीक है, तो ये जितने भी कॉलेजेस हैं उनके स्टूडेंट्स को भी लेके आने का मेरा प्रोग्रेस चल रही है कि हम सब एक उनसे बात कर सकें एंड वी कैन हैव अ फील. समझ में आ रहा है ना कि किस तरह से यार हम अभी हम जिस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो वर्थवाइल है भी कि नहीं, और वर्थवाइल है तो हमें कितनी प्रिपरेशन चाहिए उसके लिए. ठीक है, सेड दैट, कमिंग बैक टू द लॉगरिथम पार्ट. इस चैप्टर में बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट जो है लॉगरिथमिक, वापस इनइक्वालिटीज़ का तो रहेगा ही सही, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, इन सब का रहेगा, और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हम इसमें नहीं पढ़ने वाले. ठीक है, एज फार एज JEE कंसर्न, लॉगरिथमिक का मैंने जैसे आपको बोला कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है. ठीक है, पर हाँ, लॉगरिथम कहीं पे किसी के साथ भी यूज़ हो सकता है. ट्रिग्नोमेट्री के साथ यूज़ हो सकता है, कैलकुलस के साथ यूज़ हो सकता है, अलजेब्रा पार्ट तो सारा लॉगरिथम यूज़ आ ही जाता है, और चौथा हमारा कोऑर्डिनेट में भी इसमें डाल ही देते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं, अगर अभी तक भी आपने लाइक का बटन नहीं दबाया है तो गो लाइक इट यार, क्यों देर कर रहे हो. एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी उन सबको बताओ सो दैट आप भी एक सेम पेज पे आ जाओ. वो भी यहाँ से पढ़ दें, आप भी यहाँ से पढ़ दो, तो जो डाउट्स आएंगे वो आपके सॉल्व हो सकते हैं. ठीक है, ओके, स्टार्टिंग विद द लॉगरिथम पार्ट. लॉगरिथम से पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ ली है, दैट इज एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन. अच्छा, ये कोई नई चीज़ नहीं है, हर किसी नंबर को आपने एक्सपोनेंशियल वे में लिखा ही हुआ है. ठीक है ना, चाहे मैं बोल दूँ आपने 4 को 2 की पावर 2 लिखा है, अच्छा मैंने उसके साथ आपको 16 की पावर हाफ लिखते हुए भी देखा है.
ठीक है, और मैंने 4 की पावर 1 को भी 4 लिख सकता हूँ। हाँ, दीज आर ऑल कॉल्ड एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम 4 को 4 की पावर 1 नहीं लिख सकते, एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन है। तो जिसमें भी पावर इन्वॉल्व हो जाती है बच्चे, जहां पे एक्सपोनेंट आ गया, इंडाइस आ गया, वहां पे उस चीज को हम एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन बोल देते हैं। यहां हम इंटरेस्टेड हैं सिर्फ और सिर्फ रियल पॉजिटिव नंबर्स में। ठीक है, मैंने आपको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में पढ़ाई हुआ है कि कितने तरह के नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स में भी रैशनल इरैशनल हो जाते हैं। तो हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव हो जाते हैं, नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। इन सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको ये नहीं लग रही है तो फिर से ऊपर जाओ, आई बटन में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की आपके पास वीडियोस हैं, उसका फर्स्ट लेक्चर देखो, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, पॉजिटिव रियल नंबर्स की ही यहाँ पे बात करेंगे हम। अच्छा, पॉजिटिव रियल नंबर्स मतलब जैसे मैंने 4 बोल दिया, वैसे आप हाफ भी बोल सकते हो। ठीक है ना, हाफ को मैं क्या बोल सकता हूँ, 2 की पावर -1 बोल सकता हूँ, 4 की पावर -2 बोल सकता हूँ। ठीक है, या फिर 8 की पावर -3 भी बोल सकता हूँ, सॉरी -हाफ और -1/3 बोल सकता हूँ। ठीक है ना, 8 की पावर -1/3 भी बोल सकता हूँ, 4 की पावर -1/2 भी बोल सकता हूँ, 2 की पावर -1 भी बोल सकता हूँ। ये सारे नंबर्स भी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाफ को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, हो सकता है मैं √3 बोल दूं। √3 को क्या बोल सकता हूँ, 3 की पावर हाफ बोल सकता हूँ। ठीक है, 9 की पावर 1/4 बोल सकता हूँ, ऐसा भी बोल सकता हूँ। तो ये सारे नंबर्स जो हैं √3 को ही रिप्रेजेंट कर रहे हो। अच्छा, पॉजिटिव रियल नंबर्स मतलब क्या हो गए, देखो यहाँ पे इंटीजर्स भी आ गए, यहाँ पे फ्रैक्शंस भी आ गए, और यहाँ पे इररेशनल नंबर्स भी आ गए। ठीक है, यहाँ पे इंटीजर्स भी आ गए, फ्रैक्शंस भी आ गए, और इररेशनल नंबर्स भी आ गए। तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स है। मैं यहाँ पे जीरो की बात नहीं करूंगा बच्चे। ठीक है, जीरो की बात क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि जीरो की पावर कुछ भी लगा दो, एक्स की जगह मैंने लिख दिया 1 2 3 4 फलाना डिमकाना, जो भी आपका मन करे वो लिख दिया, तो जीरो ही आने वाले। ठीक है ना, और एक और नंबर मैं यहाँ पे बात नहीं करूंगा जिसको हम बोलते हैं 1, क्योंकि 1 का भी यही प्रॉब्लम है यार, दोनों एक ही खेत की है दोस्त हैं, कि 1 की पावर में भी कुछ भी अगर मैं लगा दूं, तो 0 1 2 3 4 कुछ भी लगा दूं, तो ये आंसर 1 ही आने वाला है। ठीक है, तो मैं अभी इस चैप्टर में 0 और 1 को ओमिट करने वाला हूं। ठीक है ना, और बाकी सारे जितने भी हमारे पास रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, 0 तो वैसे भी पॉजिटिव नहीं होता है, उन सारे रियल नंबर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं एक्सेप्ट 1। ओके, एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन में क्यों, क्योंकि हमने अभी बता ही दिया कि 0 की पावर कुछ भी ले लो तो भी 0 ही आएगा, 1 की पावर कुछ भी ले लो तो भी 1 ही आएगा। नेगेटिव नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन हम एक्सपोनेंशियल में क्यों नहीं कर रहे हैं ऑन द अदर हैंड, ऐसा नहीं है कि मैं -2 को ऐसा नहीं बोल सकता कि -8 की 1/3 पावर है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं बोल रहा हूं कि -2 को मैं -8 की 1/3 पावर नहीं लिख सकता। ऑफ कोर्स लिख सकता हूं एक्सपोनेंशियल को इस फॉर्म में, नेगेटिव नंबर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी, बट क्योंकि अगर मैं एक कंटिन्यूस ग्राफ की बात करूं, कंटिन्यूस ग्राफ की बात करूं, फर्स्ट से मैंने बोल दिया 2 की पावर x, तो 2 की पावर 0 लिखा तो 1 आएगा, 2 की पावर 1 लिखा तो 2 आएगा, 2 की पावर 3 लिखा या 2 लिखा तो 4 आने वाला है, 2 की पावर 3 लिखा तो 8 आने वाला है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है ना, इस तरह से ये पॉजिटिवली इंक्रीज करता जा रहा है, देख रहे हो ना, ये इंक्रीज करता जा रहा है, यहां से 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। पर अगर मैं -2 की बात ले लूं बच्चे, -2 अगर की बात ले लूं और मैं बोलूं -2 की पावर x ले लिया, तो -2 के ऊपर अगर मैंने 0 चढ़ा दिया तो 1 आ जाएगा। ठीक है, -2 के ऊपर अगर मैंने 1 लगा दिया तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और फिर -2 के ऊपर अगर मैंने 2 लगा दिया तो 4 आ रहा है, -2 के बाद ये कुछ, कोई बात नहीं, इग्नोर दी, स्लाइड हो रहा है तो इसलिए शायद ऐसा हो रहा है। ठीक है, -8 आ रहा है, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 1 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव है फिर ये नेगेटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये मुझे डिस्क्रीट वैल्यू दे देंगे। ठीक है ना, हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, हमारे पास जैसे अगर बोल दिया कि हमारे पास 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, इन सबको ज्वाइन किया तो हमारे पास एक कंटिन्यूस वैल्यू आ गई। ठीक है, पर अगर इस ग्राफ की बात करूं तो मेरे पास क्या होगा, मैंने 1 यहाँ पे रखा, -1 यहाँ पे रखा, -2 यहाँ पे रखा, फिर वहां पे 4 रख दिया, फिर -8 वहां पे रख दिया, इट्स अ डिस्क्रीट वैल्यू, कंटिन्यूस ग्राफ नहीं बनेगा इसका। ठीक है ना, अलग अलग जगह पे वैल्यूज, इसलिए अभी हम अपनी नेगेटिव नंबर्स को ओमिट कर रहे हैं बच्चे, 0 को इसलिए ओमिट कर रहे हैं क्योंकि उसका तो एक लीनियर ग्राफ ही आएगा, 0 ही रहेगा हमेशा, 1 को इसलिए ओमिट कर रहे हैं। बाकी सारे जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको भी हम 2 कैटेगरीज में अब क्लासिफाई करने वाले हैं।
एक तो हो गया हमारे नंबर्स जो 0 से 1 के बीच में, ठीक है। दूसरा क्लासिफिकेशन है जो 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में। दो क्लासिफिकेशन हो गए ना, एक तो 0 से 1 पॉजिटिव नंबर्स और एक 1 से बड़े वाले नंबर्स, ठीक है। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि इनके ग्राफ थोड़े से डिफरेंट आएंगे, ठीक है, उनका नेचर डिफरेंट आने वाला है, वो हम आगे पढ़ेंगे इसी। देखो इसके बीच में जितने भी नंबर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल नंबर्स, ठीक है ना। मतलब उनका 1 से छोटी वैल्यू आएगी, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड सो ऑन। बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स हैं 0 से 1 के बीच में भी, और 1 से इन्फिनिटी के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं। तो हमने ये दो कैटेगरीज में इनको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो पहली कैटेगरी की तरफ चलते हैं, जहां पे एक नंबर मैंने ले लिया b, जो कि बेसिकली 1 से बड़ा नंबर ले रहा हूं मैं, ठीक है ना। कोई भी नंबर ले सकता हूं मैं, मैंने b एक नंबर ले लिया, b स्टैंड्स फॉर बेस कर दीजिए, ठीक है। तो हम एक्सपोनेंशियल में जो इस चीज को क्या बोलते हैं? b जो बेस होता है, जैसे b के ऊपर x लगा हुआ है, तो ऊपर वाले चीज को तो हम बोल दिए एक्सपोनेंट, नीचे वाली चीज को क्या बोलेंगे? बेस बोल देंगे बच्चे, ठीक है ना, इसलिए b यूज किए। अगर मैं ग्राफ बना दूं y इक्वल्स टू बी टू द पावर x, ठीक है, तो कोई भी एक्सपोनेंट का ग्राफ, कोई भी रियल पॉजिटिव नंबर अगर है, रियल पॉजिटिव नंबर है और वो 1 से बड़ा है, और वो 1 से बड़ा है, याद रखना मैं बोल रहा हूं 1 से बड़ा है, तो उसका ग्राफ का जो नेचर होगा वो इसी तरह का होगा बच्चे। दिस इज इस तरह का ग्राफ बनेगा, कर्व जो ग्राफ बनेगा वो इसी तरह का बनेगा, ठीक है। अच्छा, कोई भी, ये कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो सबके लिए कॉमन है, चाहे बी की जगह मैं 1 रखूं, ये सॉरी 1 नहीं रख सकते 2 रखूं, 3 रखूं, 1.5 रखूं, 3.5 रखूं, √3 रखूं, 4.5 रखूं, 40 रखूं, किस तरह का भी ग्राफ होगा अगर एक्सपोनेंट्स उसके ऊपर लगे हुए हैं और एक्सपोनेंट्स चेंज हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे एक्स क्या है, जो एक्स एक्सिस पे नंबर्स है, जैसे -3, -2, 1, 0, 1, 2, 3, ये सब चेंज हो रहे हैं और उसके बेसिस पर ही हमारा वाई भी चेंज हो रहा है, ठीक है ना। एक्स क्या है? वेरिएबल हमारा जो चेंज हो रहा है, और y उस वेरिएबल के हिसाब से डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है ना। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x हमारा, और ये y डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो बेसिकली डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? x के ऊपर। x की जो वैल्यू डालोगे उसी के बेसिस पे y की वैल्यूज आएंगी, ठीक है ना। ओके, सो मूविंग ऑन। हर ग्राफ किसी भी तरह, कोई भी बेस हो, b की वैल्यू 1.5 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, वो हर ग्राफ 0,1 से पास करेगा। क्यों बोल रहा हूं ऐसा? यार सीधी सी बात है, आप x क्या है? 0। अगर मैं b, कोई भी वैल्यू हो b की, बेस से मुझे कोई मतलब नहीं, b के ऊपर 0 लगा दे, तो y की वैल्यू क्या आने वाली है? 1 ही आने वाली है यार। y की वैल्यू क्या आने वाली है? 1 ही आने वाली है। दैट्स द होल पॉइंट ऑफ, कि हर ग्राफ, जो भी ग्राफ होगा पॉजिटिव 1 से बड़ा नंबर, उसके ऊपर कोई एक्सपोनेंट लगी होगी तो वो 0,1 से पास करेगा, ठीक है। मूविंग ऑन, अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि यार कोई बेस जैसे मैंने ले लिया 2 की पावर x, ठीक है ना। अब ये x वेरिएबल है, तो हम अलग 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 वैल्यूज दे सकते हैं। अगर आप देखो बच्चे यहाँ पे, ये तो 0,1 है ही सही, ठीक है। 2 की पावर 1 रखा तो 2 आ रहा है, 2 की पावर 2 रखा तो 4 आ रहा है, 2 की पावर 3 रखा तो 8 आ रहा है। ये वैल्यूज जैसे 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 मैं x की वैल्यूज बढ़ा रहा हूँ, x की वैल्यू 1 रखी तो 2 रखी, x की वैल्यू 2 रखी तो 4, x की वैल्यू 3 रखी तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 8, ठीक है ना। जैसे जैसे मैं अपनी वैल्यूज बढ़ाता जा रहा हूं, ये ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है, y की वैल्यूज भी बढ़ती जा रही है। तो एज आई एम इंक्रीजिंग x, इंक्रीमेंट इन y इज ऑल्सो बीइंग सीन, ठीक है ना। जैसे जैसे मैं x बढ़ाता जा रहा हूं वैसे वैसे y बढ़ता जा रहा है। इस तरह के ग्राफ के नेचर को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग ग्राफ। क्यों बोल रहा हूं ऐसा इंक्रीजिंग ग्राफ? क्योंकि x बढ़ा रहा हूं तो y भी बढ़ रहा है, इसलिए ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक है। एक और चीज अगर आप इसमें देखें तो देखो, मैं x को जितना बढ़ाता जा रहा हूं, जैसे 1, 2, 3, 4, यहां पे कहीं पे जाके इन्फिनिटी भी आएगी, ठीक है ना। यहां पे कहीं पे जाके इन्फिनिटी भी आएगी, और इन्फिनिटी की तरफ जाऊंगा तो क्या आएगा? मैं जैसे जैसे x को इन्फिनिटी की तरफ लेके जा रहा हूं, y भी मेरा कहां जा रहा है? खुद से बताओ। y भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। जैसे 2 की पावर इन्फिनिटी कर दिया तो 2 की पावर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी, तो y भी इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा, ठीक है। अच्छा, इन्फिनिटी मैंने जैसे पिछले लेक्चर्स में बोला है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे जाके मैं बैठ सकता हूं, ठीक है ना। ऐसी कोई जगह नहीं है रियल नंबर पे, रियल नंबर लाइन पे, जहां पे जाके मैं बैठ सकता हूं। तो इसलिए ये अप्रोच कर रहा है, x जैसे जैसे बड़ी वैल्यूज की तरफ बढ़ रहा है, y भी बहुत बड़ी वैल्यूज की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ चला, देखो मैं 0 से कम वैल्यू कर दी, -1, -2, -3, तो वैल्यू क्या हो रही है? 0.5, 0.25, 0.125, 4, -4 पे जाऊंगा तो 0.625, इस तरह से और कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है ना।
पर क्या कभी जीरो हो पाएगा क्या? नहीं। ये याद रखना बच्चे, जैसे जैसे मैं माइनस इन्फिनिटी की तरफ एक्स को लेके जा रहा हूं, मैं हमेशा बोलूंगा लेके जा रहा हूं, पर क्योंकि जिस जगह का मुझे पता ही नहीं है वहां पे लेके जा नहीं सकता ना, मैं वहां की तरफ ही लेके जा सकता हूं, ठीक है ना। इन्फिनिटी का रास्ता पता है बच्चे, इन्फिनिटी नहीं पता, तो इन्फिनिटी की तरफ लेके जा रहा हूं, तो वैसे वैसे मेरी वाई की वैल्यू जो है वो जीरो को अप्रोच कर रही है, वो जीरो की तरफ जा रही है, ठीक है ना बच्चे। जीरो नहीं हो पाएगी कभी भी वाई। अब बताओ कितनी भी छोटी वैल्यू ले लो यार, देखो 1/2 ले लिया, 1/4 ले लिया, 1/8 ले लिया, चलते चलते 1/1024 ले लिया, या 2048 ले लिया, ये 1/2 की पावर 11 है, ठीक है ना। कितना और भी बड़ी वैल्यूज ले ली, सपोज यहाँ पे लिखते 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 हमने कल तक लिखते गए, तो भी क्या कोई भी पॉजिटिव नंबर जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी है वो जीरो हो सकता है क्या? ठीक है ना, क्लोज टू जीरो आ सकता है पर जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। इससे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं कर सकता मैं यार कि यार नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जब मैं एक्स को लेके जा रहा हूं तो मेरा वाई जो है वो जीरो की तरफ जा रहा है। सिंपल सी बात है, यही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है, ठीक है ना, यहाँ पे भी यही चीज़ लिखी हुई है, पर नॉट इक्वल्स टू जीरो। ओके, नेक्स्ट थिंग, डोमेन की बात करें। डोमेन मैंने क्या बोला था, डोमेन वो चीज़ होती है जो मैं एक्स को दे सकता हूँ एज अ फीड, कि यार एक्स तू ये खा ले, एक्स तू वो खा ले, एक्स तू ये खा ले, ठीक है ना। पर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं भेजूंगा एक्स को कि जिसके खाने से उसको थोड़ी तबीयत खराब हो जाए, ठीक है ना, मेरे फंक्शन खराब हो जाए बेसिकली, ठीक है। तो मैं एक्स को वही चीज़ें दे सकता हूं जहां पे मेरा फंक्शन डिफाइंड है। अब मैं कौन सी वैल्यूज दे सकता हूं, सारी नेगेटिव वैल्यूज दे सकता हूं, मैं यहां से देख रहा हूं, ठीक है ना। जीरो भी दे सकता हूं, बिल्कुल दे सकता हूं, सारी पॉजिटिव वैल्यूज भी दे सकता हूं, बिल्कुल दे सकता हूं। तो मतलब मेरे लिए सारी की सारी वैल्यूज फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एज डोमेन में ले सकता हूं, ऑल रियल। ओके, ठीक है। अब रेंज की बात कर लेते हैं। आप लोगों के लिए रेंज एक नया वर्ड हो सकता है। रेंज एक ऐसी चीज होती है बच्चे, जैसे एक्स को खाने के लिए जो चीजें मिलेंगी तो वाई उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो वाई जो चीजें लेगा, वाई की वैल्यूज जो भी पॉसिबल आ सकती हैं उनको हम रेंज बोलते हैं। अभी मोटा मोटा ये समझ लो, ठीक है। वाई जो भी वैल्यूज, वाई के लिए जो भी वैल्यूज आ सकती है या फंक्शन की जो भी वैल्यूज पॉसिबल है आना, उनको हम रेंज बोलते हैं, ठीक है। अब रेंज देखो, मैंने क्या बोला यार, जीरो को टच नहीं करेगा, जीरो से हमेशा थोड़ा सा ऊपर रहेगा, ठीक है। अच्छा, जा कहां तक सकता है, मैंने अभी भी बोला कि ये इन्फिनिटी की तरफ जा सकता है। एक्स जैसे जैसे इन्फिनिटी को जा रहा है, वाई वैसे वैसे इन्फिनिटी को बहुत तेजी से अप्रोच कर रहा है, ठीक है ना। तो हमारे पास इसकी रेंज क्या आ गई, यहाँ पे रेंज आ गई जीरो से इन्फिनिटी। जीरो पे भी ओपन है, इन्फिनिटी पे भी ओपन है। क्यों? जीरो पे भी नहीं बैठ सकता क्योंकि वहां पे जा नहीं सकता, और इन्फिनिटी तो कोई नंबर है ही नहीं। दैट बीइंग सेड, अच्छा अब एक और तरीके की बात कर लेता हूं मैं इसी ग्राफ को लेके, कि यार अब ये वाला फंक्शन देखो, ये है 3x। क्या ये इंक्रीजिंग है? हाँ बिल्कुल इंक्रीजिंग है। क्या इसका भी नेचर ऐसा ही है, सेम ही है? बिल्कुल सेम ही है। पर अगर आप इसको कंपेयर करो y इक्वल्स टू 2x से, तो देखो 1 जब x 2 क्या था, 2 पे ही था, ये डॉट यहाँ पे था। 2 क्या था, 4 ही था, ये डॉट यहाँ पे था। तो ये जो ग्राफ है, अच्छा 0 और 1 कॉमा, ये तो सबका कॉमन ही पार्ट रहेगा, ठीक है ना। तो ये जो ग्राफ है जैसे जैसे इसका बेस बढ़ता जा रहा है, ये देखो ये हमारा ग्राफ हो गया y इक्वल्स टू 3x का, और ये हो गया हमारा ग्राफ y इक्वल्स टू 2x का, सॉरी। तो अगर आप इस ग्राफ को देखो बच्चे, तो क्या हो रहा है इस ग्राफ में, मैं देख पा रहा हूं कि जैसे जैसे ही मैंने अपने बेस की वैल्यू बढ़ा दी, जैसे ही मैंने अपने बेस की वैल्यू बढ़ा दी, ये जो आ रहा है ग्राफ मेरा अकॉर्डिंगली वो y एक्सिस की तरफ टिल्ट करता जा रहा है। समझ में आ रहा है ना, ये जो मेरा ग्राफ है ये मेरा y एक्सिस की तरफ टिल्ट करता जा रहा है। तो अभी आप खुद के ब्रेन को यूज करो और बताओ y इक्वल्स टू 4x का ग्राफ कहां बनेगा, इस सेगमेंट में बनेगा या इस सेगमेंट में बनेगा? ऑफ कोर्स इसी सेगमेंट में बनेगा, ठीक है ना। y इक्वल्स टू 4x का ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा तो वो और क्लोज जाएगा y एक्सिस की तरफ, ठीक है। बात समझ में आ गई? ये तो बात हो गई हमारे पॉजिटिव साइड की, पॉजिटिव x एक्सिस की साइड की। नेगेटिव एक्सिस की साइड पे बात करूं तो देखो ये जो ग्राफ पहले शुरू हुआ था, पहले जो y एक्सिस की तरफ टिल्ट कर रहा था वो नेगेटिव एक्सिस x एक्सिस पे x एक्सिस की तरफ टिल्ट कर गया, मतलब y एक्सिस से दूर चला गया है। क्यों हो रहा है ऐसा? बिकॉज आप बताओ 1/2 ज्यादा होता है, 1/3 ज्यादा होता है? 1/2 ज्यादा होता है, इसलिए 0.5 ऊपर है। वैसे ही 1/4 ज्यादा होता है, 1/9 ज्यादा होता है।
1/4 ज्यादा होता है, वैसे ही 1/8 ज्यादा होता है या 1/27 ज्यादा होता है, 1/8 ज्यादा होता है। तो इसलिए जैसे ही नेगेटिव साइड पे चला गया 3 की पावर -1, 3 की पावर -2, 3 की पावर -3, ये और कम होता चला गया बच्चे, ठीक है। तो नेगेटिव साइड पे जो हमारे बड़े बेस वाली क्वांटिटीज होंगी वो नीचे की तरफ आएंगी, और छोटे बेस वाली क्वांटिटीज होंगी वो ऊपर की तरफ आएंगी। तो ऊपर अगर सबसे आएगा 2 की पावर x, तो नीचे आ जाएगा y इक्वल्स टू 3 की पावर x। अगर 4 की पावर x वाला होगा तो कैसे जाएगा, और नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब ग्राफ्स कैसे मूव कर रहे होंगे बच्चे, हमेशा ये ऐसे मूव करेगा, तो ये जो ग्राफ ऊपर से शुरू होता ये नीचे की तरफ चला जाएगा, और ऊपर से शुरू होगा तो ये एक कॉमन पॉइंट तो है पर उससे और नीचे चला जाएगा। समझ में आया? तो हमेशा जो ऊपर वाले ग्राफ होंगे वो नेगेटिव साइड पे नीचे की तरफ चले जाएंगे। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ गई? तो अगर मैं बोलूं कि ये मेरा ग्राफ है, ये मेरे एक और ग्राफ यहाँ पे आ गया, और एक और ग्राफ यहाँ पे भी आ गया, और ये तीनों ग्राफ है हमारे पास 2 की पावर x के, 5 की पावर x के और 10 की पावर x के। तो कौन कौन सा होना चाहिए? ये क्या होना चाहिए? 2 की पावर x का। ये क्या होना चाहिए? 5 की पावर x का। और ये क्या होना चाहिए? 10 की पावर x का। क्यों बोल रहा हूं ऐसे? क्योंकि बेस जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हम y-x की तरफ टिल्ट होते जाएंगे। अच्छा, x एक्स नेगेटिव साइड की बात करूं तो सबसे नीचे क्वांटिटी किसकी? ये होनी चाहिए 10 की पावर x का, ये होना चाहिए 5 की पावर x का, और ये होना चाहिए हमारे पास 2 की पावर x का। क्यों? क्योंकि यार 1/2 1/5 और 1/10 से बड़ा होता है, 1/5 1/10 से बड़ा होता है। इस तरह से आप सोच समझ के कर सकते हैं, राइट? ठीक है, आगे बढ़े। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट काइंड ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा, मैंने अभी आपको बोला था कि यार मेरे पास दो तरह के नंबर्स हैं, एक है 1 से इन्फिनिटी वाले जिनके बारे में हमने बात कर ली। अब मैंने b ले लिया जो 0 से 1 के बीच में आ सकते हैं, जैसे 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 1/4 हो गया, 0.5 0.7 ऐसे नंबर्स हो गए जो पॉजिटिव भी हैं, रियल भी हैं, पर 0 से 1 के बीच में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो उनका ग्राफ कैसा होगा बच्चे? उनका ग्राफ में भी दो स्पेशल चीजें हैं जो हमेशा सेम रहेंगी। एक तो नेचर ऑफ द ग्राफ ये रहेगा, y इक्वल्स टू b टू द पावर x, जब b हमारा 0 से 1 के बीच में है उसका ग्राफ हमेशा ऐसा ही रहेगा। पहला ग्राफ कैसा था? बिल्कुल ऐसा था, अगर मैं बना पाऊं तो इस तरह से था और ऐसे चल रहा था वो, ठीक है ना। ये जो डॉटेड ग्राफ बनाया मैंने, ये डॉटेड ग्राफ किसका है बच्चे? y इक्वल्स टू b की पावर x का ये, पर यहाँ पर b जो है वो 1 से लेकर इन्फिनिटी का है, ठीक है ना। वो 1 से लेकर इन्फिनिटी के लिए यूज किया हुआ है मैंने, ये याद रखना बच्चे, ठीक है। पर अगर मैं अब यहाँ पे जो हमारा ब्लैक में ग्राफ बना हुआ है उसके बारे में बात करूं तो वो क्या है? b जब 0 से 1 के बीच में। अच्छा, 0 से 1 के बीच में नंबर हो या 1 से बड़ा नंबर हो, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया y इक्वल्स टू b की पावर 0, तो हमेशा 1 ही रहेगा, ठीक है ना, हमेशा 1 ही रहेगा। इसलिए ये ग्राफ भी 0,1 से तो पास करेगा ही करेगा बच्चे, ये ग्राफ भी 0,1 से तो पास करेगा ही करेगा। जैसे आपने देख रखा होगा कि ये वाला ग्राफ भी है और मैं जो पहले वाला ग्राफ बनाया है वो भी 0,1 से तो पास कर ही रहा है, ठीक है। ओके, तो ये चीज, दोनों चीजें हो गई। अच्छा, अब इस तरह के ग्राफ को कंसिडर करते हैं। जब हमारा जो ग्राफ है वो सपोज मान लिया हमने b की पावर x है और यहाँ पर b जो है, बेस जो है वो 0 से 1 के बीच में। तो इसमें जैसे जैसे अब यहाँ पर देखो मैं वैल्यूज ऑफ x बढ़ा रहा हूँ, जैसे मैंने वैल्यूज ऑफ x बढ़ाता जा रहा हूँ, x की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ। y की वैल्यू क्या हो रही है? घट रही है बच्चे। As I am increasing the value of x, the value of y is decreasing. तो इस बार increasing function नहीं होगा, इस बार मैं क्या बोलूंगा कि यार ये तो एक decreasing function है, ठीक है यार, ये तो एक decreasing function है। बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि मैं जैसे जैसे अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को बढ़ा रहा हूं वैसे 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 मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल y कम होता जा रहा है। समझ में आया? कम होता जा रहा है, इसलिए ये फंक्शन क्या है? एक डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। डिक्रीजिंग फंक्शन कब? जब बेस जो है 0 से 1 के बीच में। अच्छा, एक और चीज देखते हैं कि यार जैसे जैसे मेरा ग्राफ जो है यहाँ पे, जैसे जैसे मैं अपने ग्राफ को देख रहा हूँ, x अगर मेरा इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो क्या हो रहा है? x इन्फिनिटी, जैसे 1/2 की पावर 1 1/2, 1/2 की पावर 2 1/4, 1/2 की पावर 3 1/8, 1/2 की पावर 4 1/16। मतलब जैसे जैसे मैं अपनी वैल्यूज x की बढ़ाता जा रहा हूं मेरे y की वैल्यू कम होती जा रही है, 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 एंड सो ऑन। बात सही है? तो मैं अपने x की वैल्यू बढ़ा रहा हूं और y की वैल्यू मेरी कहां जा रही है?
नेगेटिव वैल्यू मत बोल देना, जीरो को अप्रोच कर रही है ना। कितना भी, वापस से वही लॉजिक यार, कितना भी बड़ा पॉजिटिव नंबर के नीचे आप कितना भी बड़ा पॉजिटिव नंबर डाल दो डिनोमिनेटर में, वैल्यू जीरो की तरफ अप्रोच कर सकती है, जीरो कभी नहीं हो सकती, ना ही नेगेटिव होगी, ठीक है ना। कोई पॉजिटिव नंबर एकदम से नेगेटिव नंबर में तो चेंज नहीं हो जाएगा ना। तो जैसे जैसे मैं अपने एक्स को बढ़ा रहा हूं, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं एक्स, वैसे वैसे वाई जीरो की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अब जैसे जैसे मैं अपने एक्स को माइनस इन्फिनिटी की तरफ लेके जा रहा हूं, तो बताओ 1/2 की पावर -1 क्या हो गया? 2 हो गया सर। -2 की पावर लगाऊंगा तो 4 हो जाएगा, -3 की पावर 8 हो जाएगा, और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। अब बताओ -1 बड़ा होता है -2, -2 छोटा है, -1 बड़ा है, तो -2 और छोटा, -3 और छोटा, -4 और छोटा, और ये सब नंबर छोटे 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 जा रहे हैं। जैसे जैसे और छोटे नंबर्स पास में जाएंगे, हाफ की पावर में जितने भी छोटे नंबर्स लगते जाएंगे वो एक्चुअली क्या दे रहे हैं? बड़े नंबर्स दे रहे हैं। 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे नंबर्स दे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वैल्यूज जैसे जैसे मैं अपने x की वैल्यू कम करता जाऊंगा, y की वैल्यू मेरे पास बढ़ती जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? x जैसे जैसे माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, वैसे वैसे y इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। बच्चे बात समझ में आ गई? जैसे जैसे x जो है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, पीछे की तरफ जा रहा हूं, y जो है इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। बात समझ में आ गई? दिस इज ऑल्सो, यही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है बच्चे, ठीक है, यही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। पर ये कभी जीरो को अप्रोच नहीं कर रहा है, तो अब इसकी डोमेन की अगर बात करूं तो फिर क्या हो गया? डोमेन अभी भी क्या है? सारे नेगेटिव नंबर्स ले सकता हूं मैं एक्स में, बिल्कुल एक्स एक्सिस देखो, सारे पॉजिटिव नंबर्स ले सकता हूं एक्स एक्सिस देखो, जीरो ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं, बूया। तो यहां पे सारे के सारे नंबर्स ले सकता हूं, ये लो लिख लिया, बोला -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। रेंज की बात करूं, रेंज अगेन ये देखो यहां पे जीरो की तरफ नहीं जा सकता और इन्फिनिटी की तरफ हम अप्रोच करा रहे हैं, तो इसका मतलब जीरो का भी वैल्यू नहीं होगा, पर जीरो का अप्रोच करेगा। तो जीरो से जस्ट बड़ी वैल्यूज कोई सी भी हो सकती है, जीरो से इन्फिनिटी तक हम सारे के सारे नंबर्स एज रेंज लिख सकते हैं। मतलब y कहां से कहां तक जाएगा? जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। ये जो डोमेन लिखा हुआ है इसका मतलब होता है x क्या क्या ले सकता है? -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। y क्या ले सकता है? एज रेंज 0 से इन्फिनिटी। बात समझ में आ गई बच्चे? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दिस क्लियर? वेरी गुड। नाउ कंपेयरिंग टू ग्राफ्स अगेन, ये जो ग्राफ है वो हमारा y इक्वल्स टू 3 की पावर -x लिख सकता हूं, या फिर 1/3 की पावर x लिख दिया, चलो मैंने, ठीक है, 1/3 की पावर x लिख दिया मैंने। अब 1/3 की पावर x अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, तो वो क्या होगा? जो हमारा नेगेटिव साइड था, नेगेटिव साइड जो था, कंपैरिजन दिखाई देता हूं ना मैं, कोई बात नहीं, जो नेगेटिव साइड था वो क्या कर रहा है? वाई एक्सिस की तरफ टिल्ट करेगा बच्चे, वो वाई एक्सिस की तरफ टिल्ट करेगा, और जो हमारा पॉजिटिव साइड है वो एक्स एक्सिस की तरफ टिल्ट करेगा। जैसे जैसे बेस जो है वो छोटा होता जा रहा है। 1/2 का ग्राफ अगर मैं देखूंगा, या फिर 1/3 का ग्राफ देखूंगा, अब देखो यहां पे भी वैल्यू बड़ी कौन सी है? 1/2 बड़ी है, तो बेस अगर बड़ा है, बेस देखो ये वाला ग्राफ किसका है? दिस इज 1/2। लॉजिक अभी भी वही है, यहां पे पास में कौन सा है? वाई एक्सिस के, वाई एक्सिस के सबसे पहले क्या आएगा? ब्लू वाला ग्राफ दिख रहा है। ब्लू वाला ग्राफ किसका है? जो बड़ा बेस वाला है। तो हमेशा बड़ा बेस वाला ग्राफ जो होगा वो पॉजिटिव साइड पे वाई की साइड होगा, और जो नेगेटिव साइड है वो एक्स की तरफ होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? जो भी बड़ा नंबर होगा वो हमेशा y के पास में होगा, y एक्सिस के पास में होगा, और जो छोटा नंबर होगा वो पॉजिटिव साइड पे x एक्सिस के पास में होगा। और ये कहानी उल्टी हो जाएगी अगर हम नेगेटिव साइड पे चले तो। बात समझ में आ गई? तो अगर मैं बोलूं कि y इक्वल्स टू 1/4 का ग्राफ कहाँ बनेगा, 1/4 की पावर x का ग्राफ कहाँ बनेगा, तो आप बोलोगे सर ये रहा, देखो आपको दिख जाएगा, यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। और यहाँ पे नीचे जाएगा, ऊपर नीचे जाएगा, सर अभी अभी तो आपने बताया, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ यूं बन जाएगा। ये टेढ़ा मेढ़ा मैंने बनाया, आप मत बनाना, ठीक है। ओके, समझ में आ गया बच्चे? तो जितना बड़ा बेस उतना क्लोज टू वाई एक्सिस इन द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स, और जितना बड़ा बेस वो नीचे नेगेटिव साइड ऑफ एक्स पे, ठीक है। अब ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन से हम लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन पे कैसे जा सकते हैं? क्यों पढ़ा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन लॉग में? इसलिए पढ़ा है बच्चे कि सपोज मैंने लिख दिया हमारे पास b की पावर x जो है वो a के बराबर है, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। इसी चीज को जो एक्सपोनेंशियल वे में लिखी हुई है उसको लॉगरिथमिक में ऐसे लिखते हैं,
यहाँ पे ये लॉग फंक्शन की तरह काम करेगा, बस ये लॉग लिखना है आपको, ऐसे समझ लो। यही चीज ये लिखी हुई है और यही चीज ये लिखी हुई है, बात समझ में आ गई? यही चीज ये लिखी हुई है, यही चीज ये लिखी हुई है। बेसिकली एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक एक दूसरे के इनवर्स फंक्शंस होते हैं बच्चे, बात समझ में आ गई? इनवर्स फंक्शंस क्या होते हैं? इनवर्स फंक्शंस का छोटा सा हिस्सा बताऊं तो मैंने जैसे ना एक्स और वाई के बीच में डिपेंडेंसी आपको बताई कि वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ऐसे बोल दिया, ठीक है। जब मैं फंक्शन ऐसा ले लूं, ऐसा अगर फंक्शन ले लूं तो इसी चीज को इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। बेसिकली हमने एक्स को इधर ऐसा बोलना अभी सही नहीं रहेगा, पर अभी आप समझने के लिए समझ लो, जहां पे एक्स वाई हो जाएगा और वाई एक्स हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। ग्राफ से आपको एक फील आ जाएगी, लॉगरिथमिक ग्राफ से वो बात समझ में आ जाएगी। पर अभी आप यहां पे देख लो, ये जो चीज है ना कि यार ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, और ये लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा हुआ है। मैंने क्या किया, जो भी यहां पर लिखा हुआ है, लॉग छोड़ दो, इसको देखो, ए बी एक्स को मैंने ये वाला बी जो है उचकाया राइट हैंड साइड पे, ठीक है, उचका दिया, और एक्स क्योंकि इसको यहां पे उचकाया तो उसने बम्प किया और वो एक्स को अपनी पावर में ले गई, ठीक है। तो बी की बिंदी जो लगी हुई है एक्स पे, बी नीचे से उठ के ऊपर आया, उसने ऊपर लगाया एक्स, यही चीज वापस क्या बन गई हमारे पास, एक्सपोनेंशियल। तो ये भी वही लिखा हुआ है और ये भी यही लिखा हुआ है, एक ही बात है। बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? लॉग ए टू द बेस बी में क्या किया हमने, कुछ नहीं, बी को वहां पे पहुंचाया, उसके ऊपर एक पावर लगाई जो हमें पहले से ही नंबर दिया हुआ था, और ए तो हमारे पास था ही सही। तो जैसे मैं इसको यहां पे बेस बोलता था, यहां पे भी इसको बेस ही बोलूंगा बच्चे, दिस इज ऑल्सो बेस। और जो लॉग के सामने लिखा हुआ है ये चीज, इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, ठीक है, इस चीज को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ लॉग। बात समझ में आ गई? तो बस यही चीज है जो हमें अब लॉग में चेंज करनी है, ठीक है। तो यहां पे एक्सपोनेंशियल में ये था, लॉग में हमारे पास ग्राफ हो जाएगा लॉग ऑफ ए, इसको पढ़ते कैसे, लॉग ऑफ ए टू द बेस बी। बी जो है वो सबस्क्रिप्ट में बच्चे नीचे की तरफ है, ठीक है ना, बी जो है वो नीचे की तरफ है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, लॉग ऑफ ए टू द बेस बी इज इक्वल्स टू एन। कोई भी नंबर हो सकता है, बेसिकली कोई भी नंबर है लॉग ऑफ ए टू द बेस बी। अच्छा, यहां पर ए और बी दोनों मैंने क्या बोला है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। क्यों पॉजिटिव है यार, वापस से वही लॉजिक, ठीक है ना यार, वापस से वही लॉजिक। मैंने क्या बोला था, b टू द पावर x अगर a है, ऐसे समझ लिया, ठीक है ना। तो b मैंने क्या बोला था, यहां पर भाई b 1 नहीं हो सकता और पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। पॉजिटिव रियल नंबर क्या है हमें देगा, पॉजिटिव रियल नंबर ही देगा, पॉजिटिव रियल नंबर ही देगा। अच्छा, a 1 हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि x अगर 0 हो गया तो हमने देखा है a 1 आ जाता है, तो a तो 1 हो सकता है, b 0 नहीं हो सकता और b 1 नहीं हो सकता, ठीक है ना, b 1 नहीं हो सकता। ओके, वैसे ही मैं लॉग में क्या बात कर रहा हूं, लॉग ऑफ a टू द बेस b। तो यहां पर देखो यही चीज तो मैंने लिखी थी ना, यही चीज तो लिखी हुई है, तो a तो कुछ भी हो सकता है, a शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना, पॉजिटिव रियल नंबर। अच्छा, b विल बी ग्रेटर देन 0 बट b कैन नॉट बी इक्वल्स टू 1, क्योंकि इसी लॉजिक से ये रहा, मैंने आज जैसे आपको पहले बताया कि 1 के ऊपर कोई सी भी पावर लगाऊंगा तो मुझे 1 ही मिलने वाला है ना, इसलिए b को हटा दिया। ओके, तो अगर यही नंबर मैं b के ऊपर लगाऊंगा तो मुझे a देगा। यही तो हम कब से बोलने जा रहे हैं, यही तो हम कब से बोले जा रहे हैं कि यार लॉग ऑफ b, लॉग ऑफ a टू द बेस b अगर n है तो b की पावर n क्या होगा, a हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, तो अगर ये n है तो मैं ये भी तो लिख सकता हूं ना, लॉग ऑफ b, लॉग ऑफ a टू द बेस b, इस नंबर के लिए तो यही तो नंबर है, और ये कहां पे आ रहा है, b की पावर में। यही नंबर क्या देगा, a देगा मुझे। b की पावर log ऑफ a टू द बेस b, b की पावर log ऑफ a टू द बेस b, ये है क्या, बेसिकली n ही है, यही तो बोला है। और मैंने इस डेफिनेशन से आपको यही बताया कि यार ये जब ऊपर चढ़ेगा तो a आ जाएगा, तो इस चीज से ये भी हो सकता है, ऐसे भी बोल सकता हूं, ठीक है ना। ये चीज बोली हुई है, log ऑफ a टू द बेस b is read as logarithm of a to the base b and is a number when raised on b, and is a number, ये नंबर है जब b के ऊपर चढ़ाया जाएगा तो प्रोड्यूस करेगा क्या, a b जो है यहाँ पे पॉजिटिव होंगे और b की वैल्यू 1 नहीं हो सकती बच्चे, कुछ भी हो जाए 1 नहीं हो सकती। अच्छा, जनरल ग्राफ ऐसा होता है बच्चे, y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x टू द बेस b, ऐसे मैंने बोल दिया, ठीक है ना। x यहाँ पे चेंज हो रहा है,
उसके डिपेंडेंट y उसके हिसाब से चेंज होगा, ठीक है ना। बेस अभी भी वही है। तो यहां पे देखो, अगर मैं इस डेफिनेशन से चलूं तो क्या हो रहा है, यहां पे देखो x विल बी इक्वल्स टू b, ऊपर चला जाएगा ना, b ऊपर चला जाएगा, और y कहां चला जाएगा, इसकी खोपड़ी पे, एक्सपोनेंट पे। तो x इज इक्वल्स टू b टू द पावर y। अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आया कि मैं क्या इनवर्स फंक्शंस की बात कर रहा था। मैंने एक्सपोनेंट क्या बोले थे, y इक्वल्स टू b की पावर x। अब मैंने एक्सपोनेंट को लॉगरिथमिक में अगर मैं आपको बताना चाहूंगा तो क्या हुआ, आपने क्या बोला, सर हाँ अब समझ में आया, x टू द बे x इज इक्वल्स टू b टू द पावर y। यही इनवर्स फंक्शन है, ठीक है ना, यही इनवर्स फंक्शन है बच्चे, x की जगह y, y की जगह x, ठीक है। बाकी हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं इन फंक्शंस में, ठीक है। सो स्टे ट्यून फॉर दैट लेक्चर एज वेल। ओके, सो अब मोटा मोटा समझ में आ गया। इसलिए देखो ग्राफ का जो नेचर है वो अभी भी कर्व ही है, पर जैसे ग्राफ हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस पे चल रहा था, अब ये वाला ग्राफ देखो क्या चल रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ देख रहा हूं, सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ही देख रहा हूं, दिख रहा है ना। अब ये वाला ग्राफ क्या है, सारा का सारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, सारा का सारा रूल्स वही रहेंगे क्योंकि हमने वहीं से डिराइव किया लॉगरिथमिक। तो बस जहां पे हम पॉजिटिव वाई की बात कर रहे थे, अब हम पॉजिटिव एक्स की बात करेंगे। पॉजिटिव एक्स की बारे में बात कर रहे थे तो यहाँ पे पॉजिटिव वाई के बारे में बात करेंगे, नेगेटिव एक्स के बारे में बात कर रहे थे तो नेगेटिव वाई के बारे में बात करेंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब इसमें जैसे हमने बेस दो तरह के बताए थे, इसमें भी दो तरीके के बेस हैं। कौन से, एक हो गया हमारे पास 1 से बड़ा वाला, और एक हो गया हमारे पास 0 से 1 के बीच में। तो अभी पहले हम 1 से इन्फिनिटी के बीच में बेस ले लेते हैं। अच्छा, ये ग्राफ है क्या, y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x टू द बेस b, जहां पर b जो है हमारा वो 1 से बड़ा है। तो इस तरह के लॉगरिथमिक फंक्शंस का नेचर कैसा रहेगा, हर लॉगरिथमिक ग्राफ ऐसा ही बनेगा, ऐसा ही बनेगा, बशर्ते बस उसमें चेंज कैसे होंगे, जैसे मैंने पिछले बारे में चेंज कर रहे थे, बेस जैसे जैसे बड़ा छोटा होता जाएगा उसके हिसाब से ये आसपास मंडराते रहेंगे, ठीक है। पर इसमें भी एक कॉमन पॉइंट है, कौन सा, अगर मैंने यहां पर x की जगह 1 ले लिया, सॉरी x की जगह 0 ले लिया तो y की जगह क्या है, सॉरी x की जगह 1 ले लिया तो y की जगह क्या आएगा, 0 आ जाएगा बच्चे, ठीक है ना। क्यों बोल रहा हूं ऐसा, देखो y इक्वल्स टू लॉग ऑफ b टू द पावर 1। पहले x क्या ले रहा था, 0,1 आ रहा था, x 0 आ रहा था, y 1 आ रहा था। अब क्या हो गया, x को 1 ले लिया तो y कहां ऐसा आएगा, 0 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। देखो यहां पे मैंने क्या किया, b की पावर y इक्वल्स टू 1, तो b की पावर क्या आ गई, b की पावर 0 लिखूंगा तभी तो 1 आएगा भाई, b की पावर 0 लिखूंगा तभी तो 1 आएगा। तो इसलिए ये ग्राफ अब 0,1 से ना पास होते हुए 1,0 से पास करेगा, 0,1 से पास ना होते हुए 1,0 से पास करेगा। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू यहां पे 1 ली है और y की वैल्यू इसके डिपेंडेंट है x के ऊपर, तो इसलिए 0 आ जाएगी। बात समझ में आ गई। तो हर लॉग का ग्राफ जहां पर बेस 1 से इंफिनिटी है वहां पे 1,0 से पास करेगा ही करेगा, ठीक है बच्चे। ये x कर देना, अभी a क्योंकि मैंने इसलिए लिखा था आर्ग्यूमेंट के लिए, पर इसको x कर देना क्योंकि हम ग्राफ x और y में बना रहे हैं। मूविंग ऑन, अब इस ग्राफ की कुछ जो हमारे पास अच्छी चीजें हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे लिखा हुआ है लॉग ऑफ, ये जो चीज है ना, ये ग्राफ है हमारे पास y इक्वल्स टू लॉग ऑफ x बेस 2 का, रेफरेंस के लिए ले लिया ना, b की वैल्यू मैंने 2 ले ली। तो अब देखो जैसे जैसे मैं अपने x की वैल्यू बढ़ा रहा हूं, जैसे जैसे मैं अपने x की वैल्यू बढ़ा रहा हूं 1 2 3 4 5, वैसे वैसे y की वैल्यू बढ़ रही है कि नहीं, बिल्कुल बढ़ रही है। तो y भी कहां जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। देखो 1 2 3 और ये क्या आ रहा है 2 4 8 पे क्या आएगा 1 2 3, समझ में आया। अच्छा, जैसे जैसे मैं अपने x की वैल्यू, अब मेरी x की वैल्यू 0 की नीचे तो जा ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने क्या बोला, यह आर्ग्यूमेंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ये आर्ग्यूमेंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ये जो चीज है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर ये पॉजिटिव होनी चाहिए तो 0 के ऊपर तो जा ही नहीं सकता। तो जैसे जैसे मैं 0 से बढ़ा रहा हूं ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, बात खत्म। अच्छा, जैसे जैसे मैं x को 0 की तरफ लेके जा रहा हूं, जैसे जैसे मैं x को 0 की तरफ लेके जा रहा हूं, अप्रोच करा रहा हूं 0 से, वैसे वैसे y कहां जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। ये y की प्लस इन्फिनिटी है, ये y की माइनस इन्फिनिटी की है। इसको उल्टा भी देख सकते हैं ना, इसको उल्टा भी देख सकते हैं। मैंने बोला y माइनस इन्फिनिटी की तरफ कब जा रहा है, जब x 0 की तरफ जा रहा है। हमेशा मेरे को y एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल ही लेना है ना बच्चे, इसलिए मैं हमेशा x के पर्सपेक्टिव को देखते हुए y के बारे में बात करता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं y के बारे में बात नहीं कर सकता पहले, पर प्रॉब्लम ये, क्योंकि हमारे
सिस्टम में y इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हम x के ऊपर वैल्यूज डालते हैं और उसके बेसिस पे हम y की वैल्यूज को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसलिए जैसे जैसे y माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा x जीरो को अप्रोच करेगा, और जैसे जैसे x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, वैसे वैसे y भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा। ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, क्या ये इंक्रीजिंग फंक्शन है? बिल्कुल इंक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे जैसे मैं अपने x की वैल्यू को बढ़ा रहा हूं, y की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है ना। अच्छा, यहां पे डोमेन की बात करूं तो डोमेन क्या है? देखो, जीरो के इस साइड x एक्सिस पे कोई ग्राफ है ही नहीं, तो इसका मतलब यहां पे जो हमारा x है, मतलब डोमेन है, वो जीरो से लेकर इन्फिनिटी है। मतलब जीरो तो कभी हो नहीं सकता, जीरो को अप्रोच कर सकता है सिर्फ, तो जीरो से लेकर इन्फिनिटी हो गया। वैसे ही यहां पर रेंज की बात करूं, रेंज क्या होता है? जो y पे देखते हैं, रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की तरफ आ रही है, तो इसका मतलब यहां पर रेंज क्या हो जाएगी? ऑल रियल। दैट इज आर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी क्या होता है? ऑल रियल। बात समझ में आ गई बच्चे? इज इट क्लियर? यहाँ पे रेंज की पहले बात करी है और यहाँ पे डोमेन में बाद में बात करी है। हेंस द डोमेन इज जीरो टू इन्फिनिटी एंड रेंज इज ऑल रियल। ठीक है, मूविंग ऑन। अब हम अपना बेस बदल देते हैं। पहले बेस कौन सा लिया था? 1 से बड़ा। अब ले लेते हैं हम 0 से लेकर 1 तक। तो जैसे जैसे मैंने एक्सपोनेंट में बताया था, वैसे वैसे ही लॉग में देखो। अब एक्सपोनेंट में हमारे पास डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं ना, डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। ये लो, हमारे पास जब नेगेटिव इसकी बात कर रहे थे तो क्या हो रहा था? देखो, हमारा ग्राफ जो था, हमारा ग्राफ जो था एक्सपोनेंट का, वो जैसे जैसे x को कम कर रहे थे, याद रखना, x को कम कर रहे थे हम, x को कम कर रहे थे तो y बढ़ रहा था। तो अब y को कम करेंगे तो x बढ़ना चाहिए, y को कम करेंगे तो x बढ़ना चाहिए, है कि नहीं? तो ये लो, ये लो तुम्हारा ग्राफ, हमारा y। जैसे जैसे हम x को कम कर रहे हैं, x को कम कर रहे हैं, x को कम कर रहे हैं, x को, अच्छा x अब है ना, 0 से नीचे नहीं जा सकता, तो देखना, कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो y बढ़ रहा है कि नहीं? जैसे जैसे x को कम कर रहे हैं, y बढ़ रहा है, और जैसे जैसे x को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे y कम हो रहा है। तो x को बढ़ाने पे y अगर कम हो रहा है तो उसको मैं क्या बोलता हूं? डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसका मतलब अगर log ऑफ a बेस b लिखा हुआ है और बेस b जो है वो 0 से लेकर 1 के बीच में है, तो वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा बच्चे। ठीक है ना, वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। और यहां पर भी हर वैल्यू 1,0 से पास तो करेगी इसे, जैसे 0,1 से पास करी थी वैसे ही 1,0 से पास करेगी। ठीक है ना। एक्सपोनेंट में क्या था? 0,1। लॉगरिथम में क्या हो जाएगा? 1,0। क्यों? क्योंकि यार अगर आपने नंबर दे दिया कोई भी, सपोज यहाँ पे लिख लिया log x बेस b इज इक्वल्स टू क्या बोलते हैं इसको? 0। ठीक है, तो अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी? b की पावर 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई? 1। x की वैल्यू क्या हो गई? 1। उल्टा भी देख सकते हो, x की वैल्यू 1 लिख दी तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? b की पावर में क्या डालूं कि x की वैल्यू 1 आ जाए? b कोई सा भी नंबर हो सकता है, तो सर ऐसा करो, आप 0 डाल दो, 1 के अलावा है क्यों? ठीक है, अब एक और चीज देख लेते हैं। अब हमने एक ग्राफ बनाया, ओके व्हाट हैपेंड, ये लो, हाँ, अब हमने ग्राफ बनाया y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x, बेस रख दिया हमने हाफ। हाफ 0 से 1 के बीच में होता है ना, यही बेसिस लिए थे इसलिए मैंने ले लिया। ठीक है ना, यहां पे हमने फंक्शन ले लिया log ऑफ x टू द बेस हाफ। अब हाफ जैसे ही लिया तो मैंने देखा यहां पे जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ा रहा हूं, y की वैल्यू कम हो रही है, तो ठीक है भाई, ये डिक्रीजिंग ग्राफ हो गया। अब ये तो समझ में आ गया ना हमको कि यार ये डिक्रीजिंग ग्राफ हो गया। अच्छा, वैसे ही अगर मैं बोलूं कि जैसे जैसे x जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो वहां y कहां जा रहा है? देखो, x नीचे नीचे नीचे, ये जो है x की वैल्यू इन्फिनिटी है, यहां पे जाना, और ये कहां, ग्राफ कहां जा रहा है? नीचे की तरफ, तो ये माइनस इन्फिनिटी हो गया। वैसे ही मैं बोलूं कि यार ये x जो है जब 0 की तरफ टेंड कर रहा है, ये 0 0 0 बहुत कम होता जा रहा है ना, देखो x की वैल्यू, देखो x की वैल्यू, x इधर देखते हैं, x इधर, तो ये कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और y की वैल्यू ऊपर देखते हैं, तो y कहां जा रहा है? और ऊपर 1 2 3 ऐसे ऊपर होता जा रहा है, तो y की वैल्यू कहां जा रही है? इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। जैसे जैसे मैं x को छोटा कर रहा हूं, 0 की तरफ लेके जा रहा हूं, y की वैल्यू बढ़ती जा रही है, इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। जैसे जैसे मैं x को इन्फिनिटी की तरफ लेके जा रहा हूं, वो बहुत बड़ा करता जा रहा हूं, y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ लेके जा रही है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे डोमेन की बात करूं तो x में क्या क्या रख सकता हूं मैं? भाई 0 से कोई भी बड़ी वैल्यू आप डाल सकते हो इन्फिनिटी तक। y कहां से कहां तक जा रहा है? ऊपर इन्फिनिटी है, नीचे माइनस इन्फिनिटी है, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सारे के सारे रियल नंबर्स आप इसमें डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। बात समझ में आ गई? अब मुझे बताओ कि अगर कंपैरिजन की बात करें तो सपोज यहाँ पे नंबर है हमारा, जैसे हमने लॉग की बात करी थी, लॉग आया, यहाँ पे एक ग्राफ था और एक और ग्राफ यूं जा रहा था, ठीक है ना। तो जैसे जैसे बेस की वैल्यू बढ़ रही थी, जैसे जैसे बेस की वैल्यू बढ़ रही थी, वैसे वैसे जब हम बेस को, पहले तो लिख लेता हूं मैं कि इन्फिनिटी की तरफ लेके जा रहा हूँ, जैसे जैसे बेस की वैल्यू बढ़ रही थी हमारा जो ग्राफ था वो इधर लेके जा रही थी। अब मैं लॉग में आपसे पूछता हूँ, लॉग में हमारा ग्राफ है जब हमारा बेस है 1 से बड़ा, ठीक है, तो हमारा ग्राफ कैसा है? पहली बात तो ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर 2 का ग्राफ है, चलो इधर दिखाई देता हूं यार, ये लो, यहां पे 2 है, ठीक है ना, ये 2 का ग्राफ है, याद रखना ये 2 का ग्राफ है, तो 3 कहां आएगा? ये 2 4 6 8 जा रहा है। जैसे मैंने बेस बढ़ा दिया, जैसे मैंने बेस बढ़ा दिया बच्चे, अगर मैंने बेस यहाँ पे ये जो ग्राफ है वो है लॉग ऑफ एक्स बेस 2 का, अगर मैं बनाऊं लॉग ऑफ एक्स बेस 3 का, तो क्या होगा? जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये देखो यहां से तो जाएगा इसी, पर ये जो वैल्यू है ना, ये 2 की जगह आ जाएगी 3, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, तो ये 1 यहाँ पे है और यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए, तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी और ये वैल्यू कहाँ जाएगी? यहाँ पे। तो पहले क्या हो रहा था? बेस बढ़ रहा था तो वाई एक्सिस की तरफ टिल्ट कर रहे थे। अब मैंने क्या बोला था? ये इनवर्स फंक्शन है, बेस बढ़ रहा है तो क्या होगा? एक्स की तरफ टिल्ट होगा। बात समझ में आ गई? जैसे जैसे बेस बढ़ाता जा रहा हूं, बेस बढ़ाता जा रहा हूं, बेस बढ़ाता जा रहा हूं, वैसे वैसे हमारा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस की तरफ टिल्ट होता जाएगा। अब मैं ये वाला जो ग्राफ है उसको मैं क्या बोल सकता हूं? वाई इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स बेस 3 का ग्राफ होगा ये। और बेस बढ़ा दिया तो ये वाला बेस होता है, बेस और बढ़ा दिया तो और नीचे। अच्छा, यहां पे तो ये नीचे होता जाएगा, पर पीछे की तरफ पिछू क्या होगा? पिछू और वाई एक्सिस की तरफ टिल्ट होता जाएगा। वाई जैसे पहले क्या हो रहा था, जो बड़ा बेस हो रहा था जब नेगेटिव साइड पे जा रहे थे तो एक्स एक्सिस की तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ, ये देखो यहां पे देखो, जो बड़ा बेस हो रहा था, पॉजिटिव वाला देखते हैं पहले ना, पॉजिटिव वाले से कंपेयर करूंगा मैं। हाँ, जो बड़ा बेस हो रहा था, जैसे ये 3 वाला है, ये बड़ा बेस है, ये एक्स एक्स की तरफ टिल्ट कर रहा था, वैसे यहां पे भी हम क्या करेंगे? जो बड़ा बेस होता जाएगा वो वाई एक्सिस की तरफ टिल्ट करता जाएगा, वो वाई एक्सिस की तरफ टिल्ट करता जाएगा। इज दिस क्लियर? बात समझ में आ गई? अब नेगेटिव ग्राफ के लिए भी देख लेते हैं, ये जो हमने नेगेटिव वाला ग्राफ पढ़ाया था। अब मुझे बताओ कि अगर 3 होता तो क्या होता? बड़ा बेस कौन सा है? 1/2 या 1/3? 1/2, तो ये वाला ग्राफ कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि बड़ा कौन सा है? 1/2 बड़ा है, तो ये वाला ग्राफ क्या होगा? y इक्वल्स टू लॉग ऑफ x बेस 1/3, ठीक है ना, और ये ऊपर की तरफ आगे चला जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? क्योंकि बड़ा कौन सा है? बेस 1/2 वाला बड़ा है, ठीक है ना, तो वो कहाँ जाएगा? 1 मिनट, हाँ बिल्कुल सही है, 1/2 1/3, हाँ बिल्कुल सही है। तो वो किसकी तरफ टिल्ट करेगा? एक्सिस की तरफ, और ये किसकी तरफ टिल्ट करेगा? वाई एक्सिस की तरफ। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है, चले आगे बढ़ें। लॉग समझ में आया कि क्या चीज होती है? तो अगर मैं बोल रहा हूं कि b की पावर x, अगर मैं a लिख सकता हूं तो इसका मतलब x को क्या लिख सकता हूं? लॉग ऑफ a टू द बेस b। लॉग के आगे जो भी लिखा होता है उसको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं बच्चे, और लॉग के नीचे जो लिखा होता है सबस्क्रिप्ट में उसको हम बेस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो ये ऐसे लिखा हुआ है, और ये ऐसे लिखा हुआ है तो ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दिस क्लियर? वेरी गुड। तो कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं ट्रिवियल से, जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि इसको किस तरह से किया जाता है। लॉग ऑफ 81 टू द बेस 3 क्या है? बेसिक आइडिया, इसको n मान लो, ठीक है। अब 81 मैंने क्या बोला था? जो 3 बेस में लिखा हुआ है ऊपर चढ़ा जाएगा, और जो n लिखा हुआ है उसकी खोपड़ी पे चढ़ा दो। ये क्या लिखा हुआ है? 3 की पावर 4। ये क्या है? 3 की पावर n। ये क्या आ गया? 3 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 3 की पावर n, तो n इक्वल्स टू 4 हो गया। क्यों? क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं, समझ में आया? सिमिलरली इसको भी मान लो n। ये क्या लिखा हुआ है? 512 इज इक्वल्स टू 8 की पावर n। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? 2 की पावर 9। ये क्या लिखा हुआ है? 2 की पावर 3, और बाहर लिखा हुआ है n, तो ये क्या हो गया? 2 की पावर 9 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3n। कंपेयर द पावर्स, 9 इक्वल्स टू 3n, n इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चे? 3। सिंपल। मूविंग ऑन, log of 4 to the base root 2
अच्छा जी, इसको मान लिया n, क्या करेंगे 4 इज इक्वल्स टू रूट 2 की पावर n। क्या किया, 2 की पावर 2 है, ये क्या है 2 की पावर हाफ है, बाहर लिखा हुआ है n, तो 2 इज इक्वल्स टू, कंपेयर कर रहा हूं पार्ट्स को, n बाय 2, तो यहां से वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, n की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। सिंपल। अब यहां से देख लेते हैं, यहां से वैल्यू क्या बोल सकता हूं कि यार इसको भी मान लिया n 125 इज इक्वल्स टू रूट 5 की पावर n। अब ये रूट 5 में ही लिख दिया मैंने, रूट 5 की पावर 6 क्या हो जाएगी, रूट 5 की पावर n। कंपेयर किया हमने अपनी पार्ट्स को, n की वैल्यू आ गई 6। सिंपल। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाई, देखो क्या हो रहा है, रूट 5 बेस क्या है 1/5, ओके ठीक है, इसको मान लिया n, तो 5 की पावर, सॉरी 5 इज इक्वल्स टू 1/5 की पावर n। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है बेसिकली 1/5 की पावर -1, तो n क्या हो गया -1। इधर से मुझे एक डिड्यूस करना है कि यहां पे क्या बोल सकता हूं कि अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है और बेस में उसी का रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, तो आंसर हमेशा -1 आने वाला है। आंसर हमेशा -1 आने वाला है। अगर कोई नंबर लिखा हुआ है उसका रेसिप्रोकल उसके बेस में लिखा हुआ है, तो मैं क्या बोलूंगा, -1 आ सकता है। अब यार ये चीज समझ जाना कि मैं अगर बोल रहा हूं कि 1/5 की पावर 5 है, ये सॉरी 1/5 का बेस 5 है, लॉग ऑफ 1/5 बेस 5, ये भी -1 ही होगा ना, क्योंकि अब मैंने n अगर ये मान लिया है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 5 ही तो होगा। समझ में आ गया? तो दिस इज समथिंग विच इज नीडलेस टू से। एक और चीज यहाँ पे देख लो, अगर यहाँ पे इसको मान लेता हूँ n, तो ये क्या लिखा हुआ है 81 इज इक्वल्स टू 81 टू द पावर n, ये चढ़ाया है यहाँ पे, ठीक है ना, तो 81 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1, तो n इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो एक और यहाँ पे डिडक्शन कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई नंबर लिखा हो और बेस में भी वही नंबर लिखा हो, तो उसका वैल्यू हमेशा 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 1 आएगा बच्चे, ठीक है। रेसिप्रोकल लिखा हो, एक दूसरे के आर्ग्यूमेंट और बेस एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो तो -1, सेम हो तो 1। अगर आर्ग्यूमेंट 1 आ जाए तो क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट 1 आ जाए तो क्या करेंगे, अरे सिंपल सी बात है, 97 की पावर n इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है, तो n की वैल्यू 0 करनी पड़ेगी ना। तो कोई भी नंबर अगर लिखा हुआ है, कोई भी नंबर यहां पे लिखा हुआ है पर आर्ग्यूमेंट में 1 है, तो उसका हमेशा आंसर 0 ही आने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है, जल्दी जल्दी दिखना चाहिए ये, ठीक है। एक और चीज देख लेते हैं, लॉग ऑफ 3 लॉग ऑफ tan 30 बेस 3, ठीक है, इसको n मान लिया, तो tan 30 क्या होता है भाई, अब बोलोगे सर 1/√3 इज इक्वल टू 3 की पावर n, तो ये तो क्या लिखा हुआ है √3 की पावर -1, और ये लिखा हुआ है √3 की पावर 2n, तो सर बस हो गया हमारा आंसर, n की वैल्यू क्या आ गई -1/2। मैं ये बच्चों की तरह इसलिए कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए, ठीक है ना, बात समझ में आई ना। ये हमेशा ऐसे ही करते रहोगे शुरुआत में तो गलतियां कम होगी, बाद में तो आप हैबिचुअल हो जाओगे। इज इट क्लियर? ओके, यहां पे आ गया सर, यहां पे 1045 745, ठीक है, ओके, लॉग ऑफ 1/√2 बेस में 1, तो आंसर क्या आएगा, तो ये याद रख लेना बच्चे, जब भी ऐसा आ जाए हमारे पास, जब भी ऐसा आ जाए हमारे पास जहां पे नंबर कुछ भी लिखा हो पर बेस में यहाँ पे 1 आ जाए, तो इसका आंसर आ जाएगा 5, दैट इज डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, दिस इज अनडिफाइंड, दिस इज अनडिफाइंड, दिस इज अनडिफाइंड। बात समझ में आ गई? इज दिस क्लियर? इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, या फिर इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ सकते हैं अगर n की वैल्यू 1 हो जाए तो इधर, ठीक है ना। लॉग ऑफ, कोई पूछे लॉग ऑफ n टू द बेस 1, इसका क्या आएगा, नो सॉल्यूशन, अगर नो सॉल्यूशन, अगर यहाँ पे n की वैल्यू अदर देन 1 है तो कुछ भी हो सकती है, 0 से 1 हो सकती है और 1 से इन्फिनिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। पर अगर कोई बोल दे कि यार लॉग ऑफ 1 बेस 1 क्या आएगा, तो इसका आएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। समझदार हो ना आप? देखो क्यों बोल रहा हूं ऐसे, जैसे मैंने बोल दिया लॉग ऑफ 1 बेस 1 इज इक्वल्स टू n लिख दिया, तो 1 इज इक्वल्स टू 1 की पावर n, भाई n की कितने वैल्यूज आ सकती हैं, 0 1 2 3 5 6 7 8 9 10, बहुत सारी वैल्यूज आ सकती है, ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। जब भी आपके पास सर्ड्स आ जाए, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, जब भी आपके पास सर्ड्स आ जाए ना बच्चे, इस तरह के एग्जाम्पल्स आ जाए, तो हमेशा 2 - √3 2 + √3, ये जो सर्ड्स हैं इनको मल्टीप्लाई करके देख लो, यहां से क्या आया a + b × a - b मतलब 4 - 3 a² - b² दैट इज इक्वल्स टू 1, मतलब ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए,
रेसिप्रोकल हो गए, इसको ऐसे बोल सकते हो ना, 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3, ठीक है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, तो इसका मतलब मैं डिवाइड भी कर सकता हूँ। अब मैंने क्या बोला था, अगर रेसिप्रोकल्स एक साथ हैं बेस और आर्ग्यूमेंट में तो उसका आंसर क्या जाता है, -1 आ जाता है। हेंस चेक्ड। बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? वेरी ट्रिवियल, पर समझ में आना की बात है ना। तो अभी तक मैंने जो भी बोला उसको लिख लेते हैं कि क्या बोला मैंने। एक तो लॉग हमेशा यूनिक होता है, ठीक है ना। लॉग ऑफ n बेस b विल बी डिफरेंट फ्रॉम लॉग ऑफ m बेस b। बेस सेम है और दो नंबर्स अलग अलग हैं तो उनके लॉग हमेशा डिफरेंट ही आएंगे बच्चे, ठीक है ना। लॉग हाँ बहुत यूनिक होता है हर नंबर का एक पर्टिकुलर बेस पे, ठीक है ना। मैं क्यों बोल रहा हूँ एक पर्टिकुलर बेस पे, कि जैसे मैंने बोल दिया लॉग ऑफ 4 बेस 4 और मैंने बोल दिया लॉग ऑफ 2 बेस 2, दोनों की वैल्यू 1 है, पर यहाँ पे बेसिस भी तो डिफरेंट हैं। तो बेस सेम होने पर जो दो नंबर्स हैं उनकी वैल्यूज अलग अलग ही आएंगी हमेशा, तो इसलिए वो यूनिक होता है। हर नंबर का लॉगरिथम यूनिक होता है। यूनिटी क्यों नहीं हो सकती, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे ही दिया। सपोज अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो 1 की कोई भी वैल्यू ऐसा नंबर सेटिस्फाई नहीं कर सकती जिससे मुझे n आ जाए, ठीक है ना, आर्ग्यूमेंट आ जाए। वैसे ही अगर 1 आ गया तो इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस आ जाएंगे। ये दोनों ही चीजें मैं समझा सकूं। अच्छा, यूजुअली अभी ये जैसे हम सारे के सारे लॉग ले सकते हैं, किसी भी तरीके का बेस ले सकते हैं, पर ज्यादातर हम दो तरीके के लॉग्स प्रेफर करते हैं बच्चे, ठीक है ना। हम ज्यादातर दो तरीके के लॉग प्रेफर करते हैं। एक तो होता है हमारा 10, मतलब लॉग ऑफ समथिंग, लॉग n बेस 10, ऐसे मैंने बोल दिया तो इसको मैं लिख सकता हूं लॉग 10, सॉरी लॉग n, ठीक है ना। लॉग ऑफ n बेस 10 को मैं लॉग n लिख सकता हूं, 10 को स्किप कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये बहुत कॉमनली यूज होता है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉमन लॉग, इसलिए इसको बोलते हैं कॉमन लॉग, ठीक है ना। जब हमने बेस में 10 यूज किया तो उसको बोलते हैं कॉमन लॉग। उसी तरह से एक और चीज है, उसको बोलते हैं ई की वैल्यू होती है 2.718। ये मैंने आपको पहले ही बताया, 718128, मतलब ऐसे बहुत सारी है, 71818284 ऐसी कुछ वैल्यूज होती हैं, पर आपको अभी तक यहीं तक याद करनी है, इतना काफी है, ठीक है। ओके, तो यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं कि ये अगर इसका हमने बेस ले लिया, सपोज लॉग ऑफ n बेस e ले लिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ln x बोलते हैं बच्चे, ln n बोलेंगे, सॉरी ln n बोलेंगे। ये जो log और e है ना, उसको हमने बोल दिया log नेचुरल। ln का मतलब log नेचुरल, log नेचुरल, इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं या फिर नेपीरियंस लॉग बोलते हैं। नेपीरियन वही साइंटिस्ट जिन्होंने बेसिकली ये लॉग का टर्म डिस्कवर किया कि ई बेस के साथ अगर हम लेंगे तो उसकी वैल्यूज ये सब आ सकती है। तो नेपीरियंस लॉगरिथम बोल सकते हैं या फिर नेचुरल लॉग बोल सकते हैं। तो और जब भी हम लॉग के बेस में ई लेंगे तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये दो ऐसे हमारे लॉग के बेसिस हैं जिनको हम बार बार यूज करने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ मैंने बताई दी कि अगर दोनों नंबर सेम लिखे हुए तो 1 आ जाएगा, रेसिप्रोकल लिखा हुआ है तो -1 आ जाएगा, और अगर किसी बेस पे 1 आर्ग्यूमेंट ले लिया तो हम 0 बोल सकते हैं, ठीक है ना, 0 बोल सकते हैं। अब लॉगरिथम को डिफाइन करने से पहले क्वेश्चन मत करने लग जाना। हमेशा ये ध्यान रखना कि अगर लॉग के बेसिस पे कुछ भी लिखा हुआ है, सपोज यहाँ पे लिखा हुआ फलाना और यहाँ पे लिखा हुआ है ढिमकाना, तो ये फलाना जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। और ये जो ढिमकाना है वो ग्रेटर देन 0 तो होना ही चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 1 भी होना चाहिए। बात समझ में आ गई बच्चे? समझ में आ गया? दैट इज लॉग ऑफ a टू द बेस b अगर लिखा हुआ है तो इसमें इसको डिफाइन करने के लिए a जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और b जो है वो ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए और नॉट इक्वल्स टू 1 भी होना चाहिए। इज इट क्लियर? ओके, मूविंग ऑन टू सम क्वेश्चंस नाउ। जैसे अब यहाँ पे कुछ बोल दिया कि लॉग ऑफ समथिंग समथिंग बेस समथिंग समथिंग इज इक्वल्स टू 2, देन x इज इक्वल्स टू। तो सबसे पहले मुंह उठा के सॉल्व करने मत बैठ जाना, पहले ये देखना कि भाई 5 - 6 शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि बेस में 5 - 6 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1। x² - 2x + 65 शुड बी ग्रेटर देन 0। इन्हीं x के लिए वैलिड रहेगा, नहीं तो होगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, x शुड बी लेस देन 5। यहां से तो ये रिड्यूस कर लिया, x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 4, ये भी बात कर ली हमने, ठीक है। और यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक को देखा, इसका d चेक करोगे तो लेस देन 0 आ रहा है, b² - 4ac देख ही सकते हैं।
तो अगर ये डी स्क्वेयर डी लेस देन 0 है, ए जो है इसका पॉजिटिव है, तो ये तो हमेशा 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 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स जो है पॉजिटिव ही रहेगा। तो ठीक है, तो हम इन तीनों का क्या कर लेना पड़ेगा, ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए। कंडीशन हो गई है एंड कंडीशन मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब x लेस देन 5 होना चाहिए और 4 नहीं होना चाहिए। r के साथ किसी का भी इंटरसेक्शन वही हो जाएगा। अब जाके सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65 इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स की पावर 2, ऊपर ले गए 2 को इसकी खोपड़ी पे चढ़ा दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, यही आएगा। यहाँ ले गए एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे ले गए तो आया 8x इक्वल्स टू माइनस 45, x इक्वल्स टू आ गई माइनस 45/8। क्या ये 5 से छोटा है? हाँ जी बताओ, ये तो 5 से बड़ा वैल्यू है। ये 5 से बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू है? 5 से बड़ी वैल्यू है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आएगी भाई, ठीक है ना, क्योंकि ये 5 से बड़ी वैल्यू आ गई ना बच्चे, तो 5 माइनस समथिंग विच इज ग्रेटर देन 5, दिक्कत नहीं, एक मिनट 5 से छोटी वैल्यू तो है, माइनस 45/8 है, ठीक है ना, तो 5 माइनस 45/8 है, तो पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, ठीक है 5 से छोटी वैल्यू ही है भाई ये, तो एक्सेप्टेबल। एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, माइनस 45/8, ठीक है ना, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 45/8, एब्सोल्युटली करेक्ट, ले सकते हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन कर लिया, अब यहाँ पे वापस देखो, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, x माइनस 1 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे 4 को देखने की जरूरत नहीं क्योंकि 4 ग्रेटर देन 0 है ही सही, तो इसका मतलब यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, x ग्रेटर देन 1 लेना चाहिए और x जो है वो नॉट इक्वल्स टू 2 होना चाहिए। इज इट क्लियर? x जो है वो 2 के बराबर नहीं होना चाहिए पर 1 से बड़ा हो सकता है, 2 से बड़ा नहीं, 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, 1 से बड़ा हो सकता है। यहाँ से आया 4 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 4, यहाँ से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, सही है। यहाँ से दो वैल्यूज क्या आएंगी, मेरे ख्याल से माइनस 3 आ गया और माइनस प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने इतनी जल्दी फैक्टराइज कैसे किए, क्वाड्रेटिक में बताऊंगा बच्चे ट्रिक क्या होती है, ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड। ओके और क्वाड्रेटिक को अगर आपको पढ़ते रहना है तो सब्सक्राइब का बटन दबाओ, क्वाड्रेटिक की नोटिफिकेशन आने के लिए प्रेस बेल आइकन, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x इक्वल्स टू माइनस 3, एक्स इक्वल्स टू प्लस 1, यही आएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई गिला शिकवा नहीं। तो x इक्वल्स टू 3 ले लिया, x इक्वल्स टू माइनस 1 ले लिया, सॉरी x इक्वल्स टू माइनस 1 आंसर। ये क्या बोल रहा है, x इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1, तो भाई ये वाली तो हम नहीं ले सकते क्योंकि हमको क्या है एंड मतलब इंटरसेक्शन, तो ग्रेटर देन 1 में 3 वाला आंसर, तो x इक्वल्स टू 3 इज द ओनली आंसर विच कैन बी गिवन हियर। बात समझ में आ गई। -1 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि उसने बोला है x को सिर्फ ग्रेटर देन 1 ही ले सकते। सपोज यहाँ पे 2 भी आ जाता आंसर तो भी नहीं लेते, ठीक है, तो दोनों आंसर नहीं होते। मूविंग ऑन, ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई बच्चे, मोटा मोटा आइडिया आ गया कि लॉक होता क्या है। तो इसके क्वेश्चंस करो, डीबीपी जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके क्वेश्चंस कर लेना, नीचे डीबीपी का लिंक मिल जाएगा, रिसोर्सेज नाम से लिंक होगा, उसमें वीडियो, पीडीएफ, डीपीएस जो है वो सारे के सारे अपलोडेड है। गो चेक देम आउट एंड देन आंसर देम सो दैट यू कैन गेट द सॉल्यूशन एज वेल। जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप सो दैट यू कैन गेट द आंसर्स ऑफ दैट डीपीएफ एज वेल। सो हैविंग सेड दैट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। हम जो है अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे लॉगरिथम के साथ ही। उसके साथ साथ अगर आपको किसी भी तरीके की बात करनी है, आई एम देयर विथ यू एज ऑलवेज, आई एम रेडी टू हेल्प। जस्ट दैट कि आप लोग भी अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स लगाओ यार। मैसेज तो आपको ही टाइप करना पड़ेगा ना कि सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अदर देन दैट आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब। कमेंट डाउन बिलो कि आपको किस तरह की और चीज़ें अगर आपको चाहिए। इफ़ यू लाइक दिस सेशन, हिट द लाइक बटन गाइज। इफ़ यू डजंट लाइक द सेशन, टेल मी हाउ वुड यू लाइक द सेशन, ठीक है, नीचे वो कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। एंड शेयर दिस वीडियो, शेयर एज मच एज यू कैन यार, शेयर एज मच एज यू कैन। कहीं पे रुकना ही नहीं है उस चीज़ के लिए, तो ठीक है ना, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मैं आपको मिलूंगा अगले लेक्चर में, दैट विल बी ऑन मंडे
सैटरडे को हमारे मिथ सेशंस होंगे, मैथ सेशंस नहीं होंगे। मिथ एज इन आपको किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, ज़रूरी है आप लोगों के लिए एक तरीके का सेशन आप कल लिखेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, एंड दिस इज जय कृपलानी साइनिंग ऑफ टुडे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।